हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के पार्ट कूलम्ब्स लॉ में सेकंड पार्ट देखने वाले। सेकंड पार्ट इन द सेंस कूलम्ब्स लॉ पे कुछ बेस्ड हमने क्वेश्चंस देख लिए थे, एप्लीकेशंस देख लिए थे। तो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड और किस तरीके के एप्लीकेशंस या क्वेश्चंस आते हैं या कंसेप्ट बनते हैं सिंपली वो देखेंगे। उसके बाद आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ तो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस, और आज एचसीवी के भी 3-4 एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड एक एप्लीकेशन होता है जिसमें स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं सुनना ध्यान से। क्वेश्चंस को ऐसे दे देगा जैसे एक पॉइंट से दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, वो सिंपली हैंग कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैंग कर रही है, दोनों का मास है m, स्ट्रिंग की लंबाई है l और l। ठीक है, अब क्या करने लगेगा कि वो इन बॉल्स को चार्ज देने लगेगा। इफ चार्ज इज गिवन टू बॉल्स कैसी है? एकदम आइडेंटिकल। ठीक, अब बेटा अगर इन दोनों बॉल्स को तुम चार्ज दे दोगे तो क्या होगा? दोनों पर ही सेम नेचर का चार्ज दिया है। मान लो दोनों पर कैसा चार्ज दिया है? पॉजिटिव। अगर अपोजिट नेचर का दोगे तो ये चिपकी रहेंगे, ऐसे अट्रैक्ट करेगी ना। अगर सेम नेचर का दे दोगे तो सेम नेचर का चार्ज देने की वजह से हमें ये पता है कि सेम नेचर का अगर चार्ज होता है तो बॉडीज या चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल होगा तो रिपेल होने का मतलब है कि एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब कितना दूर जाएंगी, कहां तक जाएंगी, वो सारी बातें जो होती हैं उस पे बेस्ड कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट ना मुश्किल से 3 लाइन का है, उस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस कैसे भी बदलते रहते हैं। कंसेप्ट तो बहुत आसान, कंसेप्ट समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो जैसे मानो कि ये दोनों जो बॉल्स थी इनके बीच में कुछ सेपरेशन हो गया, मान लो r। इनके बीच में सेपरेशन कितना हो गया? r। ठीक, एक दूसरे पे फोर्स लगाने की वजह से इन दोनों पे सेपरेशन कितना हो गया? r। इस पे चार्ज दिया मान लो q1, इस पे चार्ज दिया मान लो q1 और इसको चार्ज दिया मान लो q2। ठीक, समझ में आई ना बात है? ठीक है, चलो। और ये दोनों का मास कैसा है? सेम। ठीक, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसने वर्टिकल से जितना एंगल घुमा है वो है मान लो θ1, और ये एंगल है मान लो θ2। ये एंगल कितना है? θ2। ठीक, अब देखते हैं कि ये दोनों बॉल्स इतनी सेपरेशन पे गई हैं तो इतनी सेपरेशन पे आके रुक क्यों गई? ठीक, और ज्यादा दूर क्यों नहीं गई? और ज्यादा दूर नहीं जा रही होंगी, इसका मतलब ये है कि वो दोनों बॉल्स जो हैं वो अभी इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम अभी इस यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपली क्या है कि रेस्ट में होंगी। ठीक, रेस्ट में क्यों होगी कोई भी बॉल, ये समझना अच्छे से। पहले तो एक बार फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी लगेगी। यहां पर रस्सी बंधी हुई है, रस्सी में क्या होगी? टेंशन। ठीक, ये Q1 है, Q1 का मास अगर m है तो वेट लगेगा mg। Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स लगेगा रिपल्सिव इधर की तरफ। ठीक है, कितना लगेगा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। इसको थोड़ा फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे साइड में। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट से ये भी थीटा, तो टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? T cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? T sin थीटा। क्लियर है ना ये? ठीक, सेम कहानी यहां पर, ये θ1 है तो cos θ1 और sin θ1। ठीक, सेम कहानी यहां पर, ये टेंशन इधर आ जाएगी। ठीक, ये एंगल कितना हो जाएगा? θ2, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? T cos θ2। ठीक, इधर क्या लग जाएगा? नीचे की तरफ क्या लग जाएगा? mg। इधर की तरफ उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक, कितना लग जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और इधर कौन सा कंपोनेंट? T sin θ2।
टी साइन थीटा टू। ये कितना था, टी कॉस थीटा वन था ये एंगल थीटा वन, टी कॉस थीटा वन। ठीक, अब ध्यान दो, देखो अब ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि ये चीजें, ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में है। अभी इस केस में मैंने टेंशन टी और टी लिया है क्योंकि टेंशन सेम होगी, आखिरी में समझा दूंगा क्यों। ठीक, कंफ्यूज मत होना, यहाँ T1 ले लेता, यहाँ T2 ले लेता, टेंशन फाइनली सेम ही आएगी। अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, अभी समझा दूंगा क्यों ऐसा। ठीक है, सुनना इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, सुनना ध्यान से। ठीक, अब हुआ क्या कि ये चीज इक्विलिब्रियम में है, ये चीज इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है नेट फोर्स कितना है, जीरो। नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो ये दोनों बॉल्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स अगर बैलेंस करें तो एक्स डायरेक्शन, जैसे इसकी मैं बात करूं, एक्स डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, टी साइन थीटा वन इधर, जो कि किसको बैलेंस कर रही होगी, इसको, किसको, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर को। अब वाई डायरेक्शन में बात करें, वाई डायरेक्शन में ऊपर कंपोनेंट कितना आ रहा है टेंशन का, टी कॉस थीटा वन, जो भी किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को, किसको, एम जी को। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड मान लो। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर लो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो। जब ऐसा करोगे तो सिंपली तुम्हें क्या मिलेगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन, टी और टी कट जाएगा, साइन थीटा वन अपॉन कॉस थीटा वन क्या रहेगा, टेन थीटा वन, टेन थीटा वन। ठीक, और यहां क्या बचेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है डिवाइड बाय एम जी, तो इधर क्या बचेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम जी इंटू आर स्क्वायर। ये टेन थीटा वन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम जी इंटू आर स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई ना। ठीक, अब अगर तुम ये फर्स्ट बॉल की बात की, अगर तुम मान लो सेकंड बॉल के लिए भी करते ना ये सारी कहानी, तो क्या आ जाता, टेन थीटा टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम जी आर स्क्वायर। टेन थीटा टू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम जी आर स्क्वायर। यहां पर टेंशन टी कॉस थीटा टू बैलेंस करती है एम जी को, वही कहानी। टी साइन थीटा टू बैलेंस करता इस फोर्स को, वही कहानी। फिर से डिवाइड करते तो थीटा वन की जगह सिंपली क्या आ जाता, थीटा टू। ठीक, ध्यान से देखो, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट इक्वल है, मतलब राइट साइड वाली क्वांटिटीज इक्वल है। राइट साइड वाली अगर इक्वल है तो फिर ये लेफ्ट साइड वाली भी इक्वल होंगी, लेफ्ट साइड वाली भी इक्वल होंगी। तो इस चीज से हमें एक चीज तो पता पड़ गई, थीटा वन थीटा टू के बराबर है, थीटा वन थीटा टू के बराबर है, थीटा वन थीटा टू के बराबर है। थीटा वन थीटा टू के बराबर क्यों आया, क्योंकि बेटा दोनों बॉल्स का मास सेम है, दोनों बॉल्स का क्या सेम है, मास। टेन थीटा के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, एक तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, टेन थीटा वन के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दोनों पे लग रही है। तो अगर ध्यान दो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, टेन थीटा वन टेन थीटा टू दोनों में ही सेम वैल्यू आ रही है। क्यों, क्योंकि बेटा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है ना ये फोर्स। जितनी फोर्स ये बॉल इस पर लगाएगी इधर, उतनी फोर्स ये बॉल इस पर लगाएगी इधर। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों में ही सेम आना था। अंतर किसमें आ सकता था, मास में। अंतर किसमें आ सकता था, मास में। तो बेटा ये जो थीटा वन और थीटा टू डिसाइडिंग फैक्टर होते, जो वो डिसाइडिंग फैक्टर इनके लिए क्या होता, मास। तो थीटा वन और थीटा टू बराबर आए क्योंकि बेटा क्या सेम था इनका, मास। क्या सेम था इनका, मास। अगर कल को वो क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि मान लो कि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है, इसी में क्वेश्चन वो ये बोल देता कि Q1 जो है इस पे जो चार्ज है वो Q2 से बड़ा है, तो फिर एंगल में रिलेशन पूछता कि थीटा वन थीटा टू में कौन बड़ा है। बेटा तब भी सेम आते, तब भी क्या आते, सेम। क्योंकि Q2 Q1 तो दोनों के ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं ना, Q2 Q1 तो दोनों के ही एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। क्योंकि चार्ज बड़ा या छोटा होता, फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे बराबर ही लगाते ना बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, सिर्फ और सिर्फ मास। मास सेम है तो थीटा वन थीटा टू दोनों बराबर है। क्लियर है ना ये चीज, ठीक। और अगर मान लो मास अलग होता, अगर मान लो मास अलग होता, Q1 Q2 से बड़ा होता, तब भी बेटा थीटा वन थीटा टू के बराबर होता, ठीक। अगर मान लो मास बड़ा होता, जैसे यहां पे लिख रहा हूं, अगर m1 की वैल्यू m2 से बड़ी होती, m1 की वैल्यू, इस मास की वैल्यू इस मास से ज्यादा होती, ठीक। तो ध्यान से देखो, मास डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो यानी कि टेन थीटा वन टेन थीटा टू से छोटा होता। m1 यहां पे m1 आता और यहां पे m2 आता, तो m1 अगर बड़ा होता m2 से, तो टेन थीटा वन टेन थीटा टू से छोटा आता। टेन थीटा वन
tan थीटा 2 से छोटा आता, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 से छोटा आता। कि इसका मास अगर ज्यादा होता बेटा इसके मास से, तो ये कम खिसकता, इधर से कम खिसकता। समझ में आई ना बात? तो सिंपली क्या हो जाता कि m1 बड़ा था m2 से, तो थीटा 1 थीटा 2 से छोटा हो जाता। क्लियर है ना? ठीक। ये स्ट्रिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, इसका पूरा कंसेप्ट यहीं तक है बस। इसके आगे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक। आगे जाके जब आप जानोगे कि इन दोनों बॉल्स को लिक्विड में डिप कर दिया तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें भी कोई नई चीज नहीं आ जाती है, बस एक यहाँ पे एक बाइंड फोर्स आ जाती है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक छोटा सा अंतर आता है। वो जब हम पढ़ेंगे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तब हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक। बाकी स्ट्रिंग बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है बेटा, तो सिंपली इतने से ही कंसेप्ट में आपका पूरा काम चल जाएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहां डाउट आते हैं आपको, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक। बाकी पूरी हर क्वेश्चन में आपको मान के चलो, हर क्वेश्चन में यही स्टेप बार बार रहेंगे, हर क्वेश्चन में बार बार यही स्टेप रहेंगे। क्या बात समझ में आई ना ये चीज? ठीक। चलिए कंसेप्ट देखते हैं सिंपली इस पे बेस्ड। देखो, एक शायद नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उसने ये दिया था क्वेश्चन में कि दो स्ट्रिंग्स हैं, उन दोनों स्ट्रिंग की लंबाई मान लो L है, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स हैं। आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स का मतलब Q1 Q2 के बराबर, दोनों पे चार्ज सेम है और दोनों का मास भी सेम है। ठीक। ये हाइट दी थी उन्होंने, ये हाइट दी थी y, यहां से लेकर स्ट्रिंग जहां बंधी है यहां से लेकर इनके मिड पॉइंट तक की y, और ये सेपरेशन इनके बीच की दी थी r, ये सेपरेशन इनके बीच की दी थी r। ये सीन दिया था नीट 2013 के क्वेश्चन में। ठीक। इन दोनों पे चार्ज था Q1 Q2, लेकिन दोनों चार्ज बराबर था और मास भी दोनों का बराबर। अब क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, सुनना। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि अगर जहां से ये रस्सी बंधी हुई है, ये जो कॉमन पॉइंट है ना इन रस्सी पे बंधे, अगर इसकी हाइट आधी कर दें, इसकी हाइट क्या कर दें, आधी कर दें, इसकी हाइट आधी कर दें, मतलब कितनी हो गई, y/2। कितनी हो गई, y/2। तो इनके बीच की सेपरेशन हो जाती है r'। तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो जाती है, बॉल्स के बीच की r', बदल जाएगी थोड़ी सी सेपरेशन। ठीक। समझ में आई ना? तो r' का एक्सप्रेशन r के टर्म्स में निकालना था, r' कितने टाइम्स होगा r। ठीक है, ये निकालना था सिंपली। ठीक। ये क्वेश्चन था नीट 2013 का। सुनना ध्यान से पूरी बात, जो कंसेप्ट सिखाया अभी समझ में आ जाएगा, पूरा एज इट इज यहीं पे आपको उतारना। ठीक। कैसे, देखते जाओ। पहले तो इसको एनालाइज कर लो, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान से देखो कि अभी दोनों का मास बेटा सेम है, आइडेंटिकल बोला है। आइडेंटिकल शब्द का मतलब दोनों का मास सेम है। दोनों का अगर मास सेम है बेटा, तो दोनों पे जो दोनों का वर्टिकल से एंगल आएगा वो दोनों का सेम आएगा। थीटा थीटा लिख देता हूं मैं, थीटा थीटा लिख देता हूं यहां पे। ठीक। इधर आएगी टेंशन T और ये थीटा, तो ये थीटा, ये एंगल ये कंपोनेंट कितना, T cos थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, T sin थीटा, और ये फोर्स आ जाएगी K Q²/r²। मैंने मान लिया दोनों पे चार्ज Q है, Q1 और Q2 है, और दोनों की वैल्यू चार्ज की Q है मान, तो फोर्स कितनी होगी, KQ²/r²। क्लियर है ना चीज? ठीक। अब पहले तो यहां ये चीज फोर्सेस सारी बैलेंस कर देते हैं। T sin थीटा की वैल्यू KQ²/r², T cos थीटा की वैल्यू सिंपली mg। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू KQ²/mgr। तो मैंने बोला ना, यहां तक तो आपको इन क्वेश्चंस में आना ही पड़ जाता है। ठीक। ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब सुनो, ये एंगल थीटा है ना, पहले के केस में ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक। ये सेपरेशन r है और ये कितनी है, r/2।
ये कितनी है r/2। अब ध्यान से देखो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं r/2 अपॉन y, r/2 अपॉन y। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा r/2y kq स्क्वायर बाय mg r स्क्वायर। यहां पे आप लिख सकते हो r³ इज इक्वल टू 2y kq स्क्वायर बाय mg। यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ये बात क्लियर है ना, ये समझ में आई ना ये चीज, ठीक। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देता मान लो। अब ध्यान से देखो, अब इस केस के बारे में डील करते हैं, ठीक। इसका डायग्राम यहीं पे बना दे रहा हूं, ठीक है। अब नया एंगल हो गया मान लो थीटा डैश, कितना हो गया थीटा डैश। फिर से पूरी वही कहानी आंख बंद करके रिपीट करनी है। इधर ये एंगल थीटा, इधर टेंशन आ जाएगी टी, तो इधर कंपोनेंट टी कॉस थीटा डैश। इधर अब सेपरेशन आर डैश है, तो फोर्स क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर, और नीचे क्या लगेगा mg, और इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। ये बात समझ में आई ना, ये सारे फोर्सेस समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक। अब फिर से बैलेंस कर दो, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा के स्क्वायर बाय आर डैश स्क्वायर, टी कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू mg, ठीक। डिवाइड कर दो, tan थीटा डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय mg r डैश स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी जो यहां पे की थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली, tan थीटा डैश को क्या लिख सकते हो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये डिस्टेंस टोटल r डैश है, आधी कितनी हो जाएगी r/2, टोटल r डैश है, आधी कितनी हो जाएगी r/2। तो थीटा डैश के लिए परपेंडिकुलर कितना है r/2 और बेस कितना है y/2। तो सिंपली क्या लिख सकते हो r/2 अपॉन y/2, r डैश है ये के स्क्वायर बाय mg r डैश स्क्वायर, ठीक। ये 2 से 2 कट जाएगा, और r डैश का स्क्वायर है, r डैश का स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा r डैश का क्यूब, और यहां क्या बचेगा के स्क्वायर y अपॉन mg, के स्क्वायर y अपॉन mg। यहां तक की बात आपको समझ में आई ना, ठीक। अब सिंपली इसको इक्वेशन को सेकंड नाम दे दो, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, ठीक। 2 का अगर चाहो तो डिवाइड कर दो, या फिर सिंपली आप क्या कर दो, चलो डिवाइड कर देता हूं मैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा r³ अपॉन r डैश का क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा के स्क्वायर y अपॉन mg, और यहां भी क्या है के स्क्वायर y अपॉन mg, तो ये पूरा तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2, तो r³ या सिंपली r डैश क्यूब इज इक्वल टू क्या बचा 1/2 r³। क्लियर है ना ये चीज, ठीक। अब क्यूब रूट ले लो, तो सिंपली r डैश इज इक्वल टू r/2 का क्यूब, r डैश इक्वल टू यहां पे लिख रहा हूं r/2 का क्यूब रूट। क्लियर है, तो ये आंसर हो। तो कहानी पूरी मैथमेटिक्स वही है कि फोर्सेस आप ड्रॉ करो, सिंपली एफबीडी बनाओ और बैलेंस करो। क्लियर है ना ये चीज, पूरी कहानी बिल्कुल एज इट इज होगी, ठीक। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे, चलो तो ये आपको स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से सिंपली लॉजिक बन जाएगा, यहां तक की बात क्लियर है ना ये चीज, ठीक। चलो अब पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके कूलम्स लॉ पे बेस्ड, ठीक है। चलिए कुछ एचसीवी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ठीक कैसे एप्लीकेशंस बनते हैं देख लेते हैं। देखो सिंपल से लेते हैं, ठीक है। एचसीवी का इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें 28 ले लेते हैं, चलो 28 ले लें। 28 में उसने ये बोला है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक। स्प्रिंग में k की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं, फ्रिक्शन नहीं है। दोनों पे जो चार्ज है, दोनों पर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक। उन्होंने पूछा है कि फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। बेटा करना क्या है, बहुत सिंपल सा,
एक्सटेंशन, सबसे पहली बात, एक्सटेंशन का मतलब स्प्रिंग खिंचेगी कितनी। सबसे पहली बात, स्प्रिंग खिंचेगी ही क्यों? स्प्रिंग इसलिए खिंचेगी क्योंकि दोनों पर सेम नेचर का चार्ज दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसलिए रिपेल करेंगे मतलब दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए स्प्रिंग खिंचेगी। तब तक खिंचेगी, तब तक खिंचेगी जब तक स्प्रिंग में जनरेट हुआ स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किसी भी एक पर लगेगा उसको बैलेंस न कर दे। कैसे? समझो। जैसे मैं इस बॉल की बात करूं, इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? सिंपली नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर स्प्रिंग खिंचेगी, बेटा स्प्रिंग खिंचेगी, तो ये वाली बॉल पे स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स kx, क्या लगाएगी? kx। दूसरी बात, अब मान लिया, हमने माना कि स्प्रिंग कितनी खिंच गई? x खिंच गई ना। स्प्रिंग कितनी खिंच गई? x खिंच गई ना टोटल। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी लगेगी? इधर kx, और इधर इस बॉल की वजह से इस पर, इस बॉल की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा? सिंपली kq² बाय 10 सेंटीमीटर है ना। तो एक काम करो, 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख देते हैं। 10 सेंटीमीटर को 0.1 तो नेचुरल लेंथ थी, खिंचा और कितना आ गई? x। तो 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? ठीक, ये k स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसको मैं k डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगी बॉल, तो सिंपली क्या रहेगा? k डैश x इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, k डैश की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 इंटू x इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई ना आपको? ये चीज क्लियर है ना आपको? समझ में आया? ठीक है, चलो। तो x की वैल्यू यहां से पूरे मैथमेटिक्स से निकाल लो। ठीक, आंसर मैं बता दे रहा हूं, उसमें क्या दिया है? 28 का आंसर दिया है उसमें। 3.6 इंटू एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो सिंपली करना क्या था? किसी भी एक बॉल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उसको सिंपली किसके बराबर कर देना था? स्प्रिंग फोर्स। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज उसने बोली है, क्वेश्चन में ये बोला था कि अज्यूम एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ। मतलब नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में जो कि 0.1 मीटर है, उसके कंपैरिजन में एक्सटेंशन जो कि x है वो बहुत छोटा है। उसके कंपैरिजन में x जो है वो बहुत छोटा है। तो आप यहां पे 0.1 के कंपैरिजन में x को 0 मान सकते हो आसानी से। अब तो और आसानी से आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ठीक, चलो अब इसी HCV का क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 में उसने ये बोला है कि पार्टिकल A having a charge of 2 into 10⁻⁻6 coulomb is held fixed on a horizontal table. Second charge particle 80 gram at a distance. Coefficient of friction. ठीक, देखो 29 में इसने ये बोला है कि सिंपली दो चार्ज पार्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं, दोनों पे चार्ज सेम है। इस पर Q वैल्यूज दी है, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, और सेपरेशन है इनका 10 सेंटीमीटर। ये जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। और मास जो है बॉल का जो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक है मतलब, वो है 80 ग्राम। 80 ग्राम मतलब 80 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, चार्ज दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज दिया है। ठीक, इस टेबल पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया है 0.2। इस टेबल पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.2। ठीक, चलो ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? दरअसल क्वेश्चन में ये बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल रखा था
उसके हॉरिजॉन्टल टेबल पे उसके पास एक और चार्ज पार्टिकल लाए, जिसके बारे में ये सारी जानकारी है कि इसका मास ये है, चार्ज तो वही है, और ये चार्ज जो है वो इस चार्ज से इतनी दूरी पर रखा था, जिस टेबल पे रखा था उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 था। तो उसने ये बोला है सिंपली, अच्छा इसका चार्ज इसका दिया है सिंपली Q1 Q2, Q1 की वैल्यू दी है, Q1 की वैल्यू दी है, और इसने पूछा ये है Q2 की वैल्यू so that find the range within the charge of this particle मिला है। मतलब कुल मिला के इसने ये पूछा है कि इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसने कुल मिला के ये पूछा है कि Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कहां से कहां तक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि ये जो Q2 है वो खिसके नहीं। खिसकेगा क्यों? क्योंकि Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। समझ में आई ना बात? ठीक, अब सुनो, कहानी समझ में आई। Q1 एक चार्ज रखा था, उसके पास Q2 चार्ज लाए, उसके बारे में ये सारी डिटेल दी थी, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया था, Q2 की वैल्यू बतानी है कि वो खिसके नहीं, ठीक है, ये कहानी थी। अब सुना, Q2 अगर पॉजिटिव होगा तो Q1 Q2 को दूर भगाएगा, तो उधर खिसकने की टेंडेंसी होगी। Q2 अगर नेगेटिव होगा तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर खिसकने की टेंडेंसी होगी। यानी कि Q2 की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है इस आंसर में। समझ में आया ना? क्योंकि दोनों तरफ ही खिसकने की टेंडेंसी है ना, हम चाहते हैं दोनों में से किसी तरफ ना खिसके। पॉजिटिव होगा तो राइट में खिसकेगा, Q1 रिपेल करेगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में खिसकेगा, Q1 अट्रैक्ट करेगा। हम चाहते हैं खिसके नहीं। क्लियर है ना चीज? ठीक, तो कोई भी एक चार्ज की वैल्यू कोई भी मतलब पॉजिटिव मान के या नेगेटिव मान के सॉल्व कर दो, वैल्यू एक हो जाएगी। क्लियर है? देखो कैसे, सुनना ध्यान से। यहां पर Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, मैं पॉजिटिव मान रहा हूं चार्ज को, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऊपर लगेगा नॉर्मल, ठीक, नीचे लगेगा mg, और इधर की तरफ स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, तो इधर की तरफ लगेगा क्या? स्लिपिंग की टेंडेंसी। मतलब हम बाउंड्री कंडीशन निकालना चाहते हैं कि चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम इतनी हो कि ये जस्ट खिसकने वाला हो, मैक्सिमम इतनी हो से। तो ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? लिमिटिंग। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? लिमिटिंग। क्लियर? तो अब सिंपली हम ये चाहते हैं कि वो खिसके नहीं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू mg, म्यू इंटू नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल कितना है? mg के बराबर, तो म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू दी है, K की वैल्यू आपको पता है, R इनकी सेपरेशन दी है, म्यू की वैल्यू पता है, मास दिया है, G की वैल्यू आप डाल दो, Q2 की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। कंसेप्ट इतना सा था। क्या बात समझ में आई ना? वो बस ये चाहता था कि खिसके नहीं। अब अगर खिसके नहीं बेटा, खिसके नहीं अगर मान लो, तो खिसके नहीं तो बस सिंपली आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। क्लियर? अब Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 की वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक, क्लियर है ना ये चीज? लेकिन Q2 को आप नेगेटिव मान के करते, Q2 को आप नेगेटिव मान के करते। सुनना ध्यान से, सुनना, ये भी सिंपल सा कंसेप्ट समझा दे रहा हूं, मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब सॉल्यूशन पूरा वही है। ठीक, Q2 को अगर नेगेटिव मान लेते तो क्या होता? Q2 को अगर नेगेटिव मान लेते तो क्या होता कि जो Q1 होता वो इसको अट्रैक्ट करता KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। अब जब अट्रैक्ट करता तो फ्रिक्शन इधर लग जाता, बाकी पूरी कहानी वही होती, ठीक। तो इसका जो आंसर है, रेंज जो आएगी वो माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज इतने तक। माइनस में अगर उससे ज्यादा हुआ, माइनस में इससे Q2 की वैल्यू जो आएगी माइनस में अगर इस जो वैल्यू आएगी उससे ज्यादा हुआ तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लग जाएगी, अट्रैक्ट ज्यादा करेगा वो, ठीक। और पॉजिटिव में अगर उस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो रिपेल ज्यादा करेगा, तब फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आएगा। अब इसका आंसर क्या दिया है? 29। सॉल्यूशन आप करिएगा बिटवीन प्लस माइनस 8.71 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई ना? क्लियर है ना चीज, ठीक। अच्छा एक चीज और, जो k है ना 1/4πε0, शायद इसकी वैल्यू मैंने कहीं मिस की होगी, पूरी नहीं लिखाई होगी, ये आ जाती है सिंपली 9 × 10⁹। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 9 × 10⁹,
ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। एक जिस पे बच्चा और फंसता है, कहाँ गया, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 में उसने ये बोला है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसने बोला है कि 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका चार्ज है, पहले वाले का चार्ज है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये सब एक्स एक्सिस पे रखे हैं और ये इसकी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। पहले वाले की ओरिजिन से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में अपन लिख दे रहे हैं 0.1,0, ठीक। दूसरा चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज दिया है 8 × 10⁻⁻⁶ कूलम और इसकी दूरी है ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को 0.2,0 मीटर में लिख दिया, ठीक है, 0, ठीक। तीसरा चार्ज पार्टिकल है, उसकी वैल्यू दी है 27 × 10⁻⁶ कूलम और इसकी दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हो 0.3,0। ऐसे करते करते बोला है कि 10 चार्ज पार्टिकल है, 10 चार्ज पार्टिकल है और लास्ट वाले का सिंपली ध्यान से देखो चार्ज पार्टिकल कैसे बन रहे हैं। यहां पे लास्ट वाले का जो चार्ज है वो है 1000 × 10⁻⁶, ये -8 है, सॉरी, -8 कूलम, -8 कूलम, -8 कूलम, 1000 × 10⁻⁸ कूलम और ये रखा है सिंपली यहाँ पे, कहाँ पे, 100 सेंटीमीटर पे। 100 सेंटीमीटर का मतलब सिंपली क्या हो गया, 1 मीटर, 0। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई ना, ठीक। ये सारे चार्जेस ऐसे एक्स एक्सिस पे रखे हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, सुनना, इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा है, ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा है। तो इन्होंने पूछा है फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। जो 1 कूलम का चार्ज रखा है ओरिजिन पे, उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो पूछा है, ठीक। सबसे पहली बात निकालते हैं। सबसे पहली बात, ये सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। ये दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाए, ये सारे चार्जेस एक दूसरे पे क्या फोर्स लगाएंगे वो नहीं निकालना है। इन सारे चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो ये निकालना है, ठीक। अब कई बार क्या होता है बेटा, क्लास में ये बताया जाता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे वेक्टर की तरह ऐड करो। तो वो सिंपल सा लॉजिक है, उसको अलग से जानने की जरूरत नहीं है। उसमें सिंपली यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि एक कूलम के चार्ज पे ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इधर ही फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे ना, सारे के सारे एक कूलम पे इधर ही फोर्स लगाएंगे और सेम डायरेक्शन में आएंगे फोर्स, तो ऐड कर दो, बस सबको ऐड कर दो। क्लियर है ना ये चीज, ठीक। चलो अब निकालते हैं फोर्स 1 कूलम के चार्ज पे। पहले इसकी वजह से निकालें, ठीक, इस चार्ज की वजह से इस पे के, इसका चार्ज कितना 10⁻⁻8, के Q1 Q2 इसका 1 अपॉन डिस्टेंस कितना 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, ठीक। फिर इस चार्ज की वजह से भी इधर ही आएगा तो ऐड कर दिया, के इसका चार्ज कितना 8 × 10⁻⁸ अपॉन 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस के इसका चार्ज कितना 27 × 10⁻⁸ इंटू 1, दूसरा चार्ज 1 है, अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी 0.3 का स्क्वायर, प्लस अब लास्ट वाला लिख देते हैं सिंपली। लास्ट वाले की वजह से के 1000 × 10⁻⁸ के Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। समझ में आया ना, सबकी वजह से नेट फोर्स लेफ्ट में आएगा, इसलिए हमने सबको डायरेक्टली सिंपली ऐड कर दिया। क्लियर है चीज, चलो आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं पॉइंट यहां नीचे के हटा रहा हूं, सब में से नीचे से पॉइंट हटा रहा हूं सभी, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0, 10⁻⁻2, 10⁻, ऊपर -8 नीचे 10⁻², तो यहां क्या बचेगा k × 10⁻⁶,
यहाँ 10 टू द पावर -8, यहाँ 10 टू द पावर -2, ठीक, अपॉन 1 प्लस दूसरे में यहाँ 0.2 का स्क्वायर 0.04 और 10 टू द पावर -8, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, मान लो, प्लस सिंपली यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.09 और यहाँ 10 टू द पावर -8 और यहाँ 27 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 3, तो k इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये कितना है 1000 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक। अब सिंपली इन सबको ऐड करो, क्या कॉमन आ सकता है 10 टू द पावर -6 के कॉमन आ जाएगा, 10 टू द पावर -6 के सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पहले ये 1, फिर क्या बचेगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ऐसे करते करते लास्ट वाले में क्या बचेगा 10, लास्ट वाले में क्या बचेगा 10। अब वैल्यू रख देते हैं, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ध्यान से देखो, यहाँ 1 से लेके 10 तक, ये इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे क्या बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1/2, अभी लिखवा दूंगा सारी डिटेल, ठीक। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 हैं, तो 10 इंटू n+1, n इंटू n+1, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो f इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3, ये कितना टाइम जाएगा 5 इंटू 11 55, ठीक। तो f इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा 9545 और 9545 495 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ जाएगा। क्लियरली बात समझ में आई ना?